काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 22। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। घर के भीतर का तनाव किसी घने कोहरे की तरह छाया हुआ था। राज और गौतम के बीच की दूरी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी और धारा उन दोनों के बीच एक अनचाही कड़ी बनी हुई थी। गौतम सोफे पर बैठा था, उसके पैर में लगी पट्टी और छड़ी उसकी मजबूरी बता रही थी। गौतम ने राज की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर सड़क को घूर रहा था, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन की तलाश में हो। फिर गौतम ने धारा की ओर मुड़कर कहा, धारा, मुझे डॉक्टर ने 2 दिन का पूरा आराम बताया है। मेरा असिस्टेंट फाइलें लेकर घर आ रहा है। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। धारा ने फिक्र से गौतम की ओर देखा। तो क्या हुआ? आप आराम कीजिए, असिस्टेंट सब संभाल लेगा, गौतम ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। नहीं धारा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अकेला असिस्टेंट नहीं संभाल पाएगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे साथ काम में हाथ बटाओगी? घर पर ही रहकर यहीं से काम कर लेंगे। धारा एक पल के लिए खामोश हो गई। उसे पता था कि गौतम का घायल होना कहीं न कहीं उसी की वजह से था। अगर वह हवेली में नहीं होती तो गौतम को उस झूमर के नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके भीतर एक अपराध बोध जाग उठा। हाँ गौतम, हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ रहूंगी और काम भी संभाल लूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राज यह सब सुन रहा था। उसके भीतर जलन का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे रोकना नामुमकिन था। उसने झटके से खिड़की से मुंह मोड़ा और उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्से की गहरी लकीरें थीं। यह क्या बकवास है? यह धारा का घर है। यहाँ बैठकर ऑफिस ऑफिस का नाटक नहीं चलेगा, राज ने तेज आवाज में कहा। गौतम ने भी इस तरह जवाब दिया। तो ठीक है, हम मेरे घर पर काम कर लेंगे। धारा, तुम मेरे साथ चलो। धारा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, जहां तुम्हारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, राज ने दहाड़ते हुए कहा। धारा ने राज की ओर गुस्से से देखा। वह राज का घर छोड़कर आई थी। किस हक से राज उसे फिर से ले जाना चाहता था? यह मेरा घर है राज, और यहाँ क्या होगा यह मैं तय करूंगी। गौतम को मेरी जरूरत है। उन्होंने मेरी जान बचाई है और अब जब उन्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। राज का पारा चढ़ गया। वह धारा की ओर बढ़ा। इसे अकेला नहीं छोड़ सकती? और मुझे मुझे तुमने अकेला छोड़ दिया है धारा। तुम्हारे हर फैसले में वह इंसान शामिल है, पर मैं कहीं नहीं हूँ। यह एहसान नहीं है धारा, यह उस इंसान की चाल है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। कैसी बात कर रहे हैं राज? रही बात आपकी, तो हम तलाक के लिए अर्जी दे चुके हैं, भूल गए आप? राज का मुंह अपना सा हो गया। तलाक की बात आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती थी। गौतम ने हस्तक्षेप किया। राज, अपनी घटिया सोच मुझ पर मत थोपो। धारा एक प्रोफेशनल इंसान है और वह अपने करियर के लिए समर्पित है। वह सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रही है और एक एम्प्लॉय के रूप में मेरी मदद कर रही है। दोस्ती, एम्प्लॉय, मुझे सब पता है गौतम। तुम उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हो और इसके लिए तुम अपनी चोट का नाटक कर रहे हो। अब गौतम को भी गुस्सा आ गया। गौतम ने अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। राज, अगर तुम धारा को बचाने के लिए यहाँ हो तो ठीक है, पर अगर तुम्हें उसे मुझ पर चिल्लाने और बेइज्जत करने के लिए रुकना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये धारा का घर है और धारा मेरी दोस्त है। दोस्त? तुम भूल रहे हो शायद। धारा मेरी बीवी है, पति हूँ उसका। धारा ने राज की ओर देखा। उसकी आंखों में अब राज के लिए एक अजीब सी निराशा थी। वह पति होने का दावा कर रहा था, जबकि दोनों के बीच तलाक होने वाला था। राज, अगर आप गौतम को लेकर अपनी जलन शांत करने के लिए यहाँ हैं, तो आप जा सकते हैं। मैं गौतम के साथ ही यहाँ रहकर काम करूंगी। राज के पैर थम गए। वह जानता था कि धारा के इस फैसले के आगे वह लाचार है। अगर वह जबरदस्ती करेगा तो धारा उससे और दूर चली जाएगी, पर उसे अकेला छोड़ना भी नामुमकिन था। उसके भीतर की जलन और गुस्सा उसे शांत नहीं बैठने दे रहा था, लेकिन धारा की सुरक्षा उस जलन पर हावी हो रहा था। राज ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय अब एक कठोर दृढ़ता थी। ठीक है धारा, तुम गौतम के साथ काम करोगी? करो, मैं भी यहीं रहूंगा, यहीं बैठूंगा, मैं भी यहीं से काम करूंगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और मुखर्जी को डायल किया। मुखर्जी, मुझे अभी के अभी इस घर के चारों ओर अपनी टीम चाहिए। हर खिड़की, हर दरवाजा, हर गली, सब पर नजर रखो। एक चिड़िया भी अंदर या बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद राज ने अपने असिस्टेंट को फोन किया। दिलीप, मुझे एक लैपटॉप और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
जिन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं यहीं से काम करूंगा। राज के आदेश पर कुछ ही घंटों में धारा का छोटा सा घर किसी किले में तब्दील हो चुका था। गली के हर नुक्कड़ पर मुखर्जी के आदमी सादे कपड़ों में तैनात थे। घर के चारों ओर छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे, जो हर हरकत पर नजर रख रहे थे। हॉल में राज के लिए एक छोटा सा पोर्टेबल ऑफिस सेटअप तैयार किया गया था। एक लैपटॉप, कुछ फाइलें और एक सैटेलाइट फोन। सुबह से ही घर में एक अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। राज, धारा और गौतम तीनों ही हॉल में थे। गौतम सोफे पर बैठा था, उसके लैपटॉप पर काम चल रहा था। धारा उसके पास ही एक कुर्सी पर बैठी नोट्स ले रही थी और कभी-कभी गौतम को फाइलों में कुछ मदद भी कर रही थी। राज अपने पोर्टेबल डेस्क पर बैठा हुआ था। उसकी नजर अपने लैपटॉप पर थी, पर उसका ध्यान लगातार धारा और गौतम की ओर भटक रहा था। जब भी धारा गौतम की ओर झुकती या मुस्कुराती, राज के जबड़े कस जाते। उसे अपने भीतर जलती हुई आग महसूस होती, पर वह खुद को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ झलकती, पर वह उसे अपनी प्रोफेशनल गंभीरता के पीछे छिपाने की कोशिश करता। राज ने अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश की, पर उसके दिमाग में लगातार गौतम और धारा के बीच की बातचीत गूंज रही थी। उसे उनके काम की बातें भी जलन पैदा कर रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वे जानबूझकर उसे चिढ़ा रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपने काम में लग गया। दोपहर में जब लंच का वक्त हुआ, तो धारा खुद किचन में गई। राज तुरंत उठा और उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। धारा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मेरे आदमी बाहर से खाना ले आएंगे। राज ने उसकी ओर देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है राज, मैं खुद खाना बना सकती हूँ। प्लीज, इतना एहसान मुझे नहीं चाहिए, धारा ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी जो राज के दिल को छलनी कर रही थी। राज ने अपनी आंखों की नमी को छुपाया और एक हल्की मगर गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। इसमें एहसान की क्या बात है धारा? अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या एक पति का अपनी पत्नी का ख्याल रखना भी अब एहसान की गिनती में आएगा? धारा की आंखों में गुस्सा और तेजी से उभरा। आप अपनी पत्नी के लिए कीजिएगा, पर मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। मुझे बार बार आपको यह क्यों याद दिलाना पड़ता है? क्या आप भूल गए हैं कि हम डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं? हमारा रिश्ता उस अदालत की चौखट पर दम तोड़ रहा है। राज का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने एक कदम धारा की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज अब किसी चट्टान की तरह अटल थी। और मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं दूंगा। तुम कागजों पर दस्तखत कर सकती हो, पर मुझसे खुद को अलग नहीं कर सकती। वह तो अदालत फैसला करेगी राज। अगर आपको लगता है कि यह सब, यह देखभाल, यह खाना बनाना, यह बॉडीगार्ड बनना दिखाकर आप मेरा मन जीत लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत जगह पर अपनी मेहनत जाया कर रहे हैं। उठाइए अपना सामान और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाइए। धारा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए लगभग चीखते हुए कहा। राज टस से मस नहीं हुआ। उसने न तो गुस्सा किया और न ही पलटकर कोई तीखा जवाब दिया। इसके बजाय उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए और अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी करके धारा को देखने लगा। बोल दिया? और कुछ कहना है? राज ने बहुत ही शांत लहजे में पूछा। राज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। धक्के मारकर निकाल दोगी? निकाल दो, फिर भी नहीं जाऊंगा। राज ने एक जिद्दी बच्चे की तरह अपने पैर जमीन पर जमा लिए। उसने झुककर धारा की आंखों में अपनी आंखें डालीं और बहुत ही मासूमियत भरी जिद के साथ कहा, चाहे तुम मुझे मारो, गाली दो या पुलिस बुला लो, मैं इस दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखूंगा। धारा अवाक रह गई। राजवर्धन का यह रूप उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वह राज जो हमेशा अपने ईगो और रसूख के पीछे छिपा रहता था, आज किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी बात मनवाने पर तुला था। उसका यह बचपना धारा को निरुत्तर कर गया। धारा ने अपनी आंखें मूंद लीं। वह समझ गई कि इस इंसान से बहस करना दीवार से सिर टकराने जैसा है। वह बिना कुछ कहे किचन से बाहर निकल गई और वापस हॉल में आकर गौतम के पास बैठ गई। राज ने एक विजयी मुस्कान के साथ कड़ाही उठाई और सब्जी छौंकने लगा। उसे पता था कि उसने एक छोटी सी जंग जीत ली है, लेकिन जैसे ही वह सब्जी चलाकर बाहर हॉल की तरफ मुड़ा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। हॉल में धारा बहुत करीब बैठकर गौतम को कुछ फाइलें समझा रही थी। गौतम की छड़ी सोफे से टिकी थी और वह धारा की बातों पर मुस्कुरा रहा था। राज के हाथ में पकड़ी हुई कलछी उसकी मुट्ठी में थरथराने लगी। जलन की एक तेज लहर उसके पैरों से उठी और दिमाग तक पहुंच गई। वह चाहता था कि जाकर उस फाइल को फाड़ दे और गौतम को उठाकर घर से बाहर फेंक दे, पर उसे धारा को दिया हुआ वादा याद था। उसने रसोई की दीवार पर एक हल्की सी लात मारी और बुदबुदाया, काम कर लो, जितना करना है कर लो,
पर याद रखना गौतम, तुम महज एक मेहमान हो और मैं यहाँ का मालिक हूँ और धारा मेरी है, सिर्फ मेरी। राज की रगों में दौड़ती जलन अब उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। उसने रसोई के काउंटर पर रखी नमक की डिब्बी उठाई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह जानता था कि गौतम को सादा और कम मसाले का खाना पसंद है और यही उसकी कमजोरी थी। राज ने एक हाथ से कड़ाही पकड़ी और दूसरे हाथ से मुट्ठी भर नमक उसमें उंडेल दिया। बहुत फिक्र है ना इसे तुम्हारी, राज ने बुदबुदाया। उसने लाल मिर्च का डिब्बा उठाया और चम्मच भर भर के उसमें तीखापन मिला दिया। कड़ाही से उठती तीखी महक से राज को खुद खांसी आने लगी, पर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने खाना सजाया। धारा के लिए एक अलग कटोरी में थोड़ा सा सादा खाना निकाल लिया, जिसे उसने पहले ही अलग कर दिया था। पर गौतम की थाली को उसने खास मेहमान नवाजी के लिए तैयार किया। खाना तैयार है, राज ने हॉल में आकर ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक बनावटी उत्साह था। धारा और गौतम फाइलों से सिर उठाकर राज की ओर देखने लगे। धारा को ताज्जुब हुआ कि राज इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया। वे दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। राज ने बड़े सलीके से प्लेटें लगाईं। ये लो गौतम, तुम्हारे लिए खास तौर पर मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है ये सब्जी। आखिर तुमने मेरी मतलब धारा की जान बचाई है। राज ने प्लेट गौतम के सामने खिसकाते हुए कहा। उसकी नजरें गौतम के चेहरे पर टिकी थीं। गौतम ने मुस्कुराकर राज को देखा। शुक्रिया राज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। धारा ने भी अपनी थाली की ओर देखा। उसे राज की इस अचानक बदली हुई नरमी पर शक हो रहा था। गौतम ने जैसे ही पहला निवाला तोड़कर मुंह में रखा, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसका चेहरा लाल पड़ गया और आंखों से पानी छलक आया। नमक की अधिकता और मिर्च की तेजी ने उसके गले में आग लगा दी थी। वह बुरी तरह खांसने लगा। क्या हुआ गौतम, पसंद नहीं आया? राज ने मासूमियत का ढोंग करते हुए पूछा, जबकि उसके भीतर जीत का जश्न चल रहा था। पानी, पानी, गौतम बड़ी मुश्किल से बोल पाया। उसका गला रुंध गया था। धारा झटके से उठी और पानी का गिलास गौतम की ओर बढ़ाया। उसे शक तो पहले से ही था कि राज ने कुछ किया है, अब यकीन हो गया। उसने तुरंत गौतम की थाली से थोड़ा सा टुकड़ा उठाकर खुद चखा। स्वाद चखते ही उसने झटके से उसे थूक दिया। नमक इतना था कि कड़वा लग रहा था और मिर्च जैसे जहर। धारा ने पलटकर राज की ओर देखा। उसकी नीली आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि नफरत की एक गहरी लहर थी। यह क्या बदतमीजी है राज, आपने जानबूझकर यह सब किया है। राज ने कंधे उचकाए। अरे, मुझे लगा उसे चटपटा पसंद होगा। गलती से नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया होगा। इतना हंगामा क्यों कर रही हो? मैं दूसरा बना देता हूँ। झूठ मत बोलिए राज, आप इतने अनाड़ी नहीं हैं कि आपको नमक और जहर का फर्क न पता चले। आप सिर्फ अपनी जलन मिटाना चाहते थे। एक घायल इंसान के साथ ऐसी हरकत, आपको शर्म आनी चाहिए। राज की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। शर्म? मुझे उस पर शर्म आनी चाहिए जो मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। धारा ने गौतम का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। गौतम, चलिए, हम बाहर जाकर खाएंगे। यहाँ एक पल भी रुकना दम घुटने जैसा है। धारा, रुको, राज ने उसका रास्ता रोका। हटिए मेरे रास्ते से राज, धारा ने उसे पीछे धकेला। आपने सोचा था कि ये सब करके आप मुझे जीत लेंगे। आपने साबित कर दिया कि आप कभी नहीं बदल सकते। आप वही सनकी और नफरत से भरे इंसान हैं। धारा गौतम को सहारा देकर बाहर ले जाने लगी। राज वहीं खड़ा रहा। मेज पर सजी वह जहरीली थाली उसे चिढ़ा रही थी। उसकी जलन ने उसे एक बार फिर धारा की नजरों में गिरा दिया था। तभी बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। राज ने गुस्से में मेज पर पड़ा पानी का गिलास दीवार पर दे मारा। जाओ, जितना दूर जाना है जाओ, पर लौटकर तुम्हें इसी दरवाजे पर आना होगा। राज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, पर उसकी आंखों के किनारे अब गीले थे। राज ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी हथेलियों में गड़े नाखून खाल को चीरने लगे। पार्किंग लॉट की पीली रोशनी में उसने देखा कि धारा ने गौतम को उसकी कार तक छोड़ा। उन दोनों के बीच क्या बात हुई, यह राज को सुनाई नहीं दिया, पर धारा का गौतम के कंधे पर हाथ रखना राज के सीने में सुलगती आग में घी डालने जैसा था। गौतम की कार के जाते ही धारा पलटी। उसके चेहरे पर थकान, गुस्सा और निराशा की एक गहरी परत थी। वह सीधे अपने घर के भीतर चली गई। राज भी किसी साये की तरह उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ। घर के भीतर का माहौल अब और भी भारी हो गया था। डाइनिंग टेबल पर अभी भी वही जहरीली थाली सजी हुई थी, जो राज की घटिया हरकत की गवाही दे रही थी। धारा ने रसोई में जाकर सीधे सिंक के पास खड़ी हो गई और ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोया। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। राज दबे पांव उसके पीछे रसोई तक आया। उसके चेहरे पर अब वह जिद्दी बच्चे वाली मुस्कान नहीं थी,
बल्कि एक अजीब सी झेप और अपराध बोध था। धारा, वो नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मिर्च इतनी तेज होगी। राज ने धीमी आवाज में सफाई देने की कोशिश की। उसकी आवाज में वह कड़क नहीं थी जो आमतौर पर राजवर्धन की पहचान होती थी। धारा ने तौलिए से अपना मुंह पोंछा और धीरे से मुड़कर राज की ओर देखा। उसकी नीली आंखें, जो कभी राज के लिए प्यार से छलका करती थीं, आज बर्फ की तरह ठंडी और बेजान थीं। बस कीजिए राज, अब और झूठ मत बोलिए। नमक गिर नहीं गया था, आपने उसे डाला था। मिर्च तेज नहीं थी, आपने उसे जहर बनाया था। और यह सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी जलन शांत हो सके। राज ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था धारा। वह तुम्हारे इतना करीब बैठा था, तुम उसे छू रही थी, उसके लिए खाना बना रही थी। मैं कोई पत्थर नहीं हूँ। आप पत्थर ही हैं राज, धारा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। बल्कि पत्थर से भी सख्त, क्योंकि पत्थर को अगर तराशा जाए तो वह मूर्त बन सकता है। पर आप हर बीते दिन के साथ और भी गिरते जा रहे हैं। धारा ने रसोई के काउंटर पर रखा अपना बैग उठाया और राज की आंखों में आंखें डालकर बोली, शायद आप भूल रहे हैं या जानबूझकर भूलना चाहते हैं। हम तलाक ले रहे हैं राज। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है सिवाय उस कानूनी कागज के जो हमें अलग करने वाला है। राज का चेहरा पीला पड़ गया। तलाक सिर्फ एक शब्द है धारा, मैं उसे नहीं मानता, पर कानून मानता है, और सबसे बढ़कर मेरा मन मानता है। धारा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, यह जो आप कर रहे हैं, यहाँ बिना बुलाए चले आना, मेरे घर में ऑफिस खोल लेना, रसोई में घुसकर खाने में नमक मिर्च मिलाना, यह सब प्यार नहीं है राज। यह बहुत ही बचकानी हरकत है। एक मैच्योर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और सामने वाले की पसंद का सम्मान करता है। पर आप तो किसी 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिसे उसका खिलौना नहीं मिल रहा। राज ने अपना हाथ हवा में उठाया जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर धारा ने उसे मौका नहीं दिया। आपको लगता है कि खाने में नमक ज्यादा डाल देने से गौतम मुझसे दूर चला जाएगा या आप मेरे रक्षक बन जाएंगे? नहीं राज, इससे सिर्फ एक ही चीज हो रही है। मेरी नजरों में आपका जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा था वह भी खत्म हो रहा है। आप अपनी ही गरिमा गिरा रहे हैं। राज चुपचाप खड़ा रहा। धारा की एक एक बात उसके अहम पर चोट कर रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका पावर, उसका पैसा और उसका रुतबा धारा के सामने जीरो हो चुका है। वह यहाँ रक्षक बनकर आया था, पर अपनी ही बचकानी हरकतों से वह एक विलेन बनकर रह गया था। अब मेहरबानी कीजिए, धारा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे काम करना है। आप हॉल में सोफे पर सो रहे हैं या बाहर पहरा दे रहे हैं, यह आपकी मर्जी है, पर मेरे करीब आने की या मेरे फैसलों में दखल देने की कोशिश दोबारा मत कीजिएगा। याद रखिए, आप यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए अनुमति से रुके हैं, अधिकार से नहीं। धारा मुड़ी और अपने बेडरूम की ओर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज राज के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। राज वहीं रसोई में खड़ा रहा। उसने उस थाली को देखा जिसमें नमक और मिर्च का ढेर लगा था। उसने खुद एक निवाला उठाया और अपने मुंह में डाला। कड़वाहट और जलन ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, शायद मिर्च की वजह से या शायद उस हकीकत की वजह से जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। बाहर रात गहरा रही थी और राजवर्धन आज पहली बार अपनी ही बिछाई बिसात पर अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा था। बेडरूम का दरवाजा जिस बेरुखी से बंद हुआ था, उसकी गूंज राज के कानों में अभी भी एक सजा की तरह बज रही थी। धारा ने उसे उसकी औकात, एक तलाकशुदा पति और एक बचकानी हरकत करने वाले शख्स की औकात साफ साफ दिखा दी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। बस घड़ी की टिक टिक राज की बेचैनी को नाप रही थी। राज ने हॉल की लाइट्स मद्धम कर दी। वह सोफे पर बैठा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी डायरी निकाली। यह वही डायरी थी जिसमें वह अपने बिजनेस के दांव पेंच नहीं, बल्कि अपनी मन के वे कोने लिखता था जिन्हें दुनिया कमजोरी कहती थी। राज ने पेन उठाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ने पर तारीख डाली और लिखना शुरू किया। आज मैं फिर हार गया धारा। दुनिया कहती है कि राजवर्धन जिसे चाहता है उसे पा लेता है, पर आज मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हें कभी पाया ही नहीं था, बस तुम्हें अपनी जागीर समझकर रखा था। आज रसोई में मैंने जो किया वह नीचता थी। मुझे लगा था कि खाने में नमक और मिर्च डाल देने से मैं गौतम को तुम्हारी नजरों में छोटा कर दूंगा, पर असल में मैंने खुद को तुम्हारी नजरों में इतना गिरा लिया कि अब शायद वहां से उठना नामुमकिन है। तुमने सही कहा, मैं एक बचकाना इंसान हूँ, एक ऐसा बच्चा जिसके पास खिलौने तो बहुत हैं, पर जिसे प्यार की जबान समझ नहीं आती। राज ने एक गहरी सांस ली। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके भीतर की जलन ठंडी नहीं हो रही थी। तुम्हें तलाक चाहिए
यह शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह उतरता है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी हर सांस, मेरा हर जुनून तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होता है। पर मेरा प्यार शायद जहरीला है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, पर बचाने के चक्कर में तुम्हारा ही दम घोंट देता हूँ। आज जब तुमने गौतम का हाथ थामा तो मुझे लगा मेरी दुनिया उजड़ रही है। जलन, हाँ, मैं जल रहा हूँ। मैं उस आग में भस्म हो रहा हूँ जो मैंने खुद जलाई थी। काश मैं वो राज बन पाता जिसे तुम चाहती थी, न कि वो राजवर्धन जिसे दुनिया डर से देखती है। राज ने लिखना बंद किया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसे धारा का वह चेहरा याद आया जब उसने कहा था, आप यहाँ सुरक्षा के लिए अनुमति से रुके हैं, अधिकार से नहीं। उसने डायरी के अगले पन्ने पर बस एक लाइन लिखी, मैं तुम्हें आजाद तो नहीं कर सकता धारा, क्योंकि आजादी का मतलब मेरी मौत है। पर मैं वादा करता हूँ कि अब से मेरी जिद तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। मैं एक दोस्त बनकर रहूंगा जो तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जान दे देगा। राज ने डायरी बंद की और उसे सोफे के बगल वाली मेज पर रख दिया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 23 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।